हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं सेकंड लेक्चर हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। कल हमने डिस्कस किया था कि 11th क्लास में जब बच्चे आते हैं तो साइंस लेने के बाद क्या क्या क्यूरीज उनके दिमाग में रहती हैं, कौन कौन से दिक्कतें, कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स उनको चाहिए होते हैं, वो सब कल मैंने डिस्कस किया था। अब हम आगे चलते हैं। मैंने कल थोड़ा बहुत सिलेबस का अपना डिस्कशन शुरू कर भी दिया था। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या हैं, केमिस्ट्री के यूजेस क्या हैं, केमिस्ट्री के नुकसान क्या हैं। बहुत सारे नुकसान हैं, ठीक है, बहुत सारे फायदे भी अनगिनत हैं, नुकसान भी बहुत सारे हैं, वो सब हम कल डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक जो अपना +2 11th क्लास का रहता है, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन से हमने शुरुआत की थी। मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। हम डिस्कस कर चुके हैं। मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं 2 बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कल हम डिस्कस कर रहे थे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 मेन टाइप्स मैंने बताई थी, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। सॉलिड्स सॉलिड क्यों होते हैं, लिक्विड लिक्विड क्यों होते हैं, गैस गैस क्यों होती हैं, ये चीज़ें मैंने कल डिस्कस कर ली थी। 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिनके बेस पे स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करते हैं, किसी भी सब्सटेंस पे स्टेट डिपेंड करती है। क्या क्या? फर्स्ट वन इज थर्मल एनर्जी, एंड सेकंड वन इज, ये फर्स्ट और ये सेकंड मैंने बताया था, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होते हैं, थर्मल एनर्जी मिनिमम रहता है, ठीक है। गैसेस में उल्टा होता है, थर्मल एनर्जी गैसेस में मैक्सिमम और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस गैसेस में मिनिमम हो जाते हैं। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस, लिक्विड में दोनों चीज़ें इंटरमीडिएट रहते हैं। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हम प्रीवियस क्लासेस में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे कि वाई गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, वाई गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, वाई सॉलिड्स आर रिजिड, वाई लिक्विड्स हैव फ्लूइडिटी, गैसेस हैव फ्लूइडिटी। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आई थिंक आते हैं, आने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर एक बार रिवाइज करता हूँ। गैसेस प्रेशर क्यों एक्सर्ट करते हैं? ये मान लेते हैं कोई कंटेनर हमारे पास है, सिलेंडर, इसमें गैस फिल्ड है, क्या है, गैस भरी हुई, ये गैस के पार्टिकल्स को हम इस तरह से दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं, वाई गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। तो देखिए क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर, थर्मल एनर्जी मैक्सिमम, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, लगातार सभी पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं बिना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के। कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, इस कंटेनर की वॉल्स पे स्ट्राइक करते हैं, जाके टकराते हैं, और इस वजह से क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, टकरा के लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं, समझ रहे हैं? इसलिए क्या होता है, बिकॉज गैसेज, the particles of gases strike continuously on the walls of the container, so they exert pressure। वो लगातार उस बर्तन की दीवारों पे टकराते रहते हैं, इधर उधर, इसलिए प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। फिर सॉलिड्स आर रिजिड, वाई सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं? बिकॉज देखिए सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स वो क्लोजली पैक, हम इस तरह से दिखाते हैं, जो क्लोजली पैक रहते हैं। यहाँ सॉलिड्स के अंदर अभी मैं बताऊंगा मोशंस, 3 तरह के मोशन होते हैं पार्टिकल्स में, वाइब्रेटरी, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। आई थिंक कल मैंने बता दिया था शायद पिछले वीडियो में। तो सॉलिड के अंदर वाइब्रेटरी मोशंस पॉसिबल होते हैं। वो अपनी पोजीशन पे थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकते हैं, ना तो रोटेट कर सकते हैं, ना ही ट्रांसलेटरी मोशन शो करते हैं, इधर उधर चलते हैं।
कहने का मतलब मेरा क्या है कि सॉलिड्स रिजिड होते हैं, मतलब उन वो जैसे हैं, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पे नहीं लगाएंगे तब तक उनकी शेप वैसी ही रहेगी। इसका कारण हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो शॉर्ट में क्या दे सकते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, इस तरह से बता सकते हो। लिक्विड्स या गैसेस फ्लो करते हैं, बहते हैं, बिकॉज उनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए वो फ्लो कर सकते हैं, उनके पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते हैं। इंटरमीडिएट होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी किसमें, लिक्विड्स में। ठीक है, इसलिए लिक्विड्स फ्लो करते हैं। गैसेस में फ्लूइडिटी इजीली रहती है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम इजीली बता सकते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का हो जाएगा। देन उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन में चलते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर को क्लासिफाई करते हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर और मिक्सचर्स। ठीक है, इम्प्योर और मिक्सचर्स। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करें। हम यहीं इनको डिस्कस करते हुए चलते हैं, अलग से पहले एक बार चार्ट बनाए फिर करें उसकी वजह। तो प्योर सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, सब्सटेंसेस या इसको हटा लेते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे, सब्सटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, डन। ऐसे सब्सटेंसेस जो ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। अब पार्टिकल्स जो वर्ड है इसका मीनिंग, पार्टिकल्स का मतलब तीन तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। पार्टिकल्स में या तो एटम्स, ठीक है, या आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखना, पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो ये हमारे पास तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बना है तो वो प्योर कहलाएगा, या सिर्फ वन टाइप ऑफ आयंस से बना है विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ आयंस, देन इट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। या फिर कोई मोलिकुलर सब्सटेंस है, जैसे पानी है फॉर एग्जांपल, डिस्टिल्ड वाटर जो हम लेंगे तो उसको हम कह सकते हैं वो प्योर वाटर है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है। समझ रहे हो मेरी बात, कि पानी का डिस्टिल्ड वाटर है तो उसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसके अंदर वाटर में सोने के पार्टिकल नहीं हो सकते, गोल्ड के, है ना, नहीं होते हैं। तो वही चीज़ है, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई करेंगे हम किसमें, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, विच कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स से बने हैं उनको हम कहेंगे एलिमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक ये सोने का टुकड़ा है, पीस ऑफ गोल्ड है, तो ये किससे बना है, यदि ये प्योर गोल्ड है तो इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के एटम है ना। यदि ये लोहे का पीस है तो इसमें लोहे के एटम है। तो एलिमेंट का मतलब जो ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स से बना हो। ठीक है, क्लियर बात। अब एलिमेंट को फिर फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हम किस किस में भी, मेटल,
नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? आई थिंक आइडिया आपको होगा, 10th क्लास में हमने पढ़ा है। मेटल्स विच कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स, which can give electrons या which form positively charged ion, positively charged ions। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर सकते हैं, जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की होती है, एक या दो इलेक्ट्रॉन वो छोड़ते हैं और क्या बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स इसका उल्टा हो जाएगा, विच गेन इलेक्ट्रॉन्स और फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, मेटल्स में जैसे सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब क्या मेटल्स हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। एंड मेटेलॉइड्स, व्हाट अबाउट मेटेलॉइड्स? मेटेलॉइड्स जो दोनों के बीच के हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं है, जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, उनको हम बोल देते हैं मेटेलॉइड्स। क्लियर? मेटेलॉइड्स, एलिमेंट्स व्हिच कैन शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन हम दिखाते हैं, उस जिगजैग लाइन के आसपास वाले जो एलिमेंट है वो कहलाते हैं मेटेलॉइड्स। ठीक है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये मेटेलॉइड्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। अब कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट टर्म है कंपाउंड। देखिए, एलिमेंट विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। सिर्फ एक जैसे एटम्स का ग्रुप है वहां पे, तो वो एलिमेंट है। और कंपाउंड में क्या होगा? विच कंसिस्ट ऑफ टू और more types of atoms in a fixed ratio by mass। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, फिक्स रेशियो बाय मास। फॉर एग्जांपल वाटर इज ए कंपाउंड। यहाँ क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स रेशियो बाय मास में है। हाइड्रोजन 2:16, दैट इज 1:8। हमेशा वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या रहेगा? 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन फिक्स रेशियो में 12:32। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या कर सकते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं, 3:8। ठीक है, तो ये फिक्स रेशियो में यदि एलिमेंट्स कंबाइन है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन हो रखे हैं, फिक्स रेशियो में है, तो उसको कंपाउंड कहा जाएगा। ठीक है, फिर कंपाउंड की टाइप्स बता सकते हैं। कंपाउंड की दो टाइप होंगी यहाँ पे मेनली, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बताएंगे हम, आपको पता ही है, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, मेन एलिमेंट कार्बन और कुछ दूसरे एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स है मेनली। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज हाइड्रोकार्बन्स। द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सॉरी, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इधर क्या रहेगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में? कार्बन के जो कंपाउंड हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, उन कंपाउंड्स के अलावा बाकी एलिमेंट जितने भी हैं, कार्बन के अलावा बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास हैं, वो सभी एलिमेंट जितने भी कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ दें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ दें, तो बाकी सब कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ऑल अदर कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन पोलर, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पोलर नॉन पोलर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो आयनिक होते हैं, आयनिक या
पोलर कंपाउंड्स, हाईली पोलर या आयनिक कंपाउंड से रहेंगे। ठीक है, तो यहां तक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने डिस्कस कर लिया। इसमें एक चीज़ आपको अब करना है, कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंस। कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंस आपको याद है, प्योर सब्सटेंस जो ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बना है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। दूसरा कंपाउंड क्या है, which consists of two or more than two type of atoms in a fixed ratio by mass is called compound. एक वन पार्ट हमारा रिमेनिंग है, इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर्स। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से भी, होमोजेनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होते क्या हैं, पहले ये पूछा जाए कि व्हाट आर मिक्सचर्स, मिक्सचर्स किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे, मिक्सचर्स आर द सब्सटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ कंपाउंड्स सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो। यहाँ पे कोई रेशियो फिक्स नहीं रहेगा, क्या बताएंगे, विच consist of two or more substances in any ratio। किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब टाइप्स पे आते हैं। फर्स्ट टाइप होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम, जीनियस मतलब कंपोजिशन, ऐसे मिक्सचर्स जिनकी बनावट, क्या बेटा, बनावट, समझ रहे सभी, जिसकी बनावट सेम रहे पूरे वॉल्यूम में। फॉर एग्जांपल हमने 1 लीटर पानी लिया, क्या लिया, 1 लीटर H2, और उसमें डाल दिया 100 ग्राम शुगर या साल्ट ले सकते हैं, शुगर डाल दिया, शुगर पूरे पानी में घुल हो गई इक्वली। कुछ देर बाद जब पूरा घुल गया, चीनी शुगर पानी में घुल गया, तो हम देखें तो चाहे इस यहाँ देखो, चाहे नीचे देखो, चाहे बीच में देखो, चाहे किसी भी रीजन में देखें, इस पूरे सॉल्यूशन में कहीं भी चेक करें, शुगर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटवारा या चीनी जो फैली हुई है, वो बराबर बराबर फैली हुई पूरे सॉल्यूशन में, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर्स दे आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, इनको हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं। सॉल्यूशंस को भी डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ या होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ mixture of 2 or more chemically non-reacting substances। 2 या 2 से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स क्या रहेंगे, ऐसे मिक्सचर्स जिनकी कंपोजिशन, जिनकी बनावट हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ठीक है, इसका उल्टा जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस सॉइल, पानी में थोड़ा सा मिट्टी डालें और उसको घोलेंगे तो क्या होगा, कुछ देर बाद हम क्या देखेंगे कि मिट्टी बॉटम पे नीचे जमा हो जाएगा और पानी फ्लो करेगा। या वाटर प्लस ऑयल ले सकते हैं, पानी और ऑयल थ्रोली मिक्स नहीं होते, अच्छे से मिक्स नहीं होते, होमोजेनियसली मिक्स नहीं होते हैं, तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। क्लियर है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। तो ये तुम्हें डिस्कस आज हमें करना था यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अभी आगे दूर कर लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स।
देखिए बीच के अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं, बट वो सभी चीज़ें दोबारा से फिजिक्स में आती है और वहाँ ज़्यादा डिटेल से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे आई होप। डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट कन्वर्जन, यूनिट फैक्टर्स वगैरह हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आप वहाँ देख लेंगे। अभी मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 11th में फिजिक्स में रिपीट होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या मीनिंग है? सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है, हम क्या समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से? बहुत आसान टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, तो आपको करना है। मैं डिफाइन करता हूँ। देखिए कोई भी मेजरमेंट हम पढ़ते हैं, तो मेजरमेंट में क्या होता है, एक तो नंबर और एक यूनिट रहती है। तो उस नंबर की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मेजर किया स्केल से और इसकी लेंथ आई 7.35 सेंटीमीटर, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, मैंने इतना कैलकुलेट किया। तो 7 एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट डिजिट है, 3 भी फिक्स है। यहाँ जो 5 है इसमें थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है कि जैसे ये 6 और 7 के बीच में था स्केल पे, इस तरह स्केल पे मार्किंग रहती है, तो ये मान लीजिए 5 है यहाँ, तो ये मैंने जो 5 लिखा वो लगभग स्केल हमारे यहाँ रीडिंग दे रहा है या कुछ इससे पहले इसके आगे हल्का फुल्का कुछ अंतर है, बट मैंने उसको अंदाजन लगभग 5 लिख दिया, मतलब। तो सिग्निफिकेंट फिगर हम किसको कहेंगे? किसी भी नंबर में देखिए द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्लस द लास्ट डाउटफुल डिजिट नंबर। समझ में आ रही बात? किसी भी संख्या में सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्लस लास्ट जिस पे डाउट है थोड़ा बहुत, जिसकी वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, वो मशीन का एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट का, या हमारी ह्यूमन एरर हो सकता है, उसकी वजह से उसमें डाउट है, तो उसको उन टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये तो हो गया डेफिनेशन, याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद रूल्स टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं, बहुत आसान से हैं। पहला रूल हम डिस्कस करेंगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं? 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? नॉन जीरो डिजिट है। तो किसी भी नंबर में जैसे 3 6 5 लिखा मैंने, तो यहाँ तीनों डिजिट क्या है? नॉन जीरो डिजिट है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3, ठीक है। 1.29 लिखा मैंने, तो यहाँ भी 3 डिजिट हैं, तीनों सिग्निफिकेंट होंगे 3, ठीक है। 42.25, इसमें 4 डिजिट्स हैं, चारों नॉन जीरो हैं, इसलिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया। तो पहला रूल तो हमारा ये रहेगा, क्लियर है? कर लेंगे। उसके बाद सेकंड रूल, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1.005, इसमें 1 और 5 नॉन जीरो डिजिट हैं, तो ये जो दो जीरो बीच में ये सब सिग्निफिकेंट हो गए। 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा 4, ठीक है। यदि मैं ऐसे लिखता हूँ 0.00102, तो यहाँ रूल के अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ क्या है? 1 और ये 0 नॉन जीरो के बीच में है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 3, ठीक है। इस तरह से करेंगे। थर्ड रूल क्या रहेगा? zeros to the left side of first non-zero digit are not significant। पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो जीरो है, जैसे ये है,
यहाँ 1 2 3 ये जो 3 जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। और भी एग्जांपल हम दिखा सकते हैं, 0.1 लिखा जैसे मैंने 0.1, यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1, ठीक है। मैंने लिखा 0.0025, तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, ठीक है। क्लियर हो, 3 रूल हमारे क्लियर है। इसके बाद फोर्थ नियम जो यहाँ पे हम यूज करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग या फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो क्या रहता है कि यदि जीरो डेसिमल के राइट साइड में है और किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद में है, zeros to the right side of decimal point after a non-zero digit are significant, ठीक है। क्या मतलब है, जैसे मैं दिखाऊं कि 0.0200, यहाँ देखिए ये जो 2 जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले है, लेकिन डेसिमल के बाद और नॉन जीरो डिजिट के पीछे वाले जो 2 जीरो ये क्या है हमारे सिग्निफिकेंट। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। क्लियर हो, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम, 5.000, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, ये देखिए डेसिमल के राइट साइड में 0 है और नॉन जीरो डिजिट के बाद में है तो सभी सिग्निफिकेंट है, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए गिवन नंबर, ठीक है। ये 4 रूल्स हैं। एक और रूल है 5th रूल, वो भी मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। 5th रूल क्या रहेगा कि यदि हमारे पास इफ वी हैव ए नंबर विच एंड्स इन 0, 5th पॉइंट क्या है, इफ ए नंबर एंड्स इन 0 and the number is non-decimal number, then the zeros may or may not be significant। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 50,000 है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम 5 लिख सकते हैं। यदि इसी नंबर को मैं ऐसे लिख दूं 5 × 10⁴, मीन्स बात तो वही है, तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1, क्योंकि 10 की पावर में जो लिखा हुआ है 10⁴, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लेंगे, इधर सिर्फ 1 बच रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.0 × 10⁴, तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको 50.00 × 10⁻³ लिखता हूँ, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है। तो इसमें हम 3 भी दिखा सकते हैं, 1 भी दिखा सकते हैं, 2 भी, 4 भी, 5 भी। तो इस तरह से ऐसे नंबर जो इनके लास्ट में 0 आ रहा है लेकिन उस नंबर में दशमलव नहीं है, डेसिमल नहीं है, तब वो 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज, जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, क्या एग्जैक्ट नंबर्स, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना रहेगा, इन एग्जैक्ट नंबर्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इनफाइनाइट, ठीक है, इन्फिनिटी रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5 पेन, तो 5 का मतलब 5 है पूरा, वहां के डाउट तो है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.0000000, कहीं तक भी 000 लगाते जाओ,
कोई जो डाउटफुल है, लास्ट डाउटफुल डिजिट वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर्स के केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम क्या बताएंगे, इनफाइनाइट। क्लियर हुआ। एक पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू जैसे हम 3.14, तो ये 3.14 आगे भी वैल्यू चलती रहती है, इनफाइनाइट नंबर है, तो यहाँ भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके रूल्स क्या है, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, रिपोर्टेड आंसर, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह, ये कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।